गुड मॉर्निंग बच्चों। मैं निशिगंधा सुर्वे। मैं आपको इस साल 9वीं कक्षा में हिंदी पढ़ाने वाली हूँ। बच्चों, अभी कोरोना की वजह से आप घर पर हो, हम भी घर पर है, स्कूल नहीं जा सकते हैं कोरोना इस महामारी की वजह से। तब तक जब तक ये कोरोना नहीं जाता है तब तक हम ऐसे ही घर पर ही ऑनलाइन पढ़ाई करते रहेंगे। लेकिन अभी इस समय आपको बहुत सारा खाली समय मिल रहा है, तो इस समय का हमें बहुत ही अच्छे से सदुपयोग करना है और बहुत अच्छा उपयोग हम कर सकते हैं, क्योंकि हमें इतना समय मिल रहा है। हम हमारे घर वालों की मदद कर सकते हैं, क्योंकि बहुत सारे ऐसे काम होते हैं जिस कामों के लिए हम घर वालों के ऊपर डिपेंड रहते हैं, उनके ऊपर निर्भर रहते हैं। तो ऐसे काम हम इस खाली समय में सीख सकते हैं। पहली तो बात, आपको पढ़ाई करनी है, क्योंकि अप्रैल में भी हमने आपको पढ़ाया था, अभी जून में भी हम पढ़ा रहे हैं। तो आपको तो पहले पढ़ाई ही करनी है, फिर उसके बाद आप बहुत सारे एक्टिविटीज जो कि घर की एक्टिविटीज हो, जो आपको बाद में या फिर अभी भी काम आ सकती है। घर वालों की, मम्मी की किचन में मदद कर सकते हो, खाना बनाने में मदद कर सकते हो, या फिर कुछ बच्चे कई गांव गए हैं, दूर गए हैं अपने गांव, वहां पर अगर ग्रीन जोन है, वहां पर कुछ पेशेंट्स नहीं है कोरोना के, तो वहां पर आप जिनके घर में, मतलब आपके मामा के घर में या फिर दादा दादी के घर में गए हो, तो वहां पर अगर बहुत माहौल अच्छा है, कुछ कोरोना के पेशेंट्स नहीं है, पूरा ग्रीन जोन है, तो वहां पर आप काम भी कर सकते हो। मान लो अगर उनका कुछ दुकान है, उसमें आप जा सकते हो, या फिर कुछ उनकी खेती बाड़ी है, उसके काम आप कर सकते हो, या फिर सीख सकते हो। ये बहुत अच्छा मौका मिला है हमें कुछ नए नए चीजें सीखने का, क्योंकि दूसरे समय में तो छुट्टियों में हमें उतना समय नहीं मिलता है जितना इस समय मिला है। तो ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज, मतलब पेड़ लगा सकते हो, उनको पानी दे सकते हो, पौधों की निगरानी कर सकते हो आप। ऐसे बहुत सारे एक्टिविटीज आप घर पर ही कर सकते हो। इसके साथ साथ भी आप रीडिंग भी कर सकते हो, क्योंकि अगर आपके पास लाइब्रेरी है, बुक्स है घर में, तो उसका वाचन, उसकी पढ़ाई आप कर सकते हो। अगर बुक्स नहीं है और आपको पढ़ाई का बहुत ही अच्छा शौक है या फिर आदत है, तो आप ऑनलाइन भी बुक्स पढ़ सकते हो, ऑनलाइन भी आप रीडिंग कर सकते हो। तो ऐसे बहुत अच्छी अच्छी बातें जो कि हमें इस कोरोना के निगेटिव समय में हमें पॉजिटिव बनाए, ऐसी बहुत सारी अच्छी अच्छी बातें हम कर सकते हैं। हम हमारे परिवार वालों के साथ बहुत अच्छा सा क्वालिटी टाइम हम स्पेंड कर सकते हैं। हमारे छोटे भाई बहन हैं, उनके साथ खेल सकते हैं, या फिर हम उनको अच्छी आदतें लगा सकते हैं। उनकी भी हम पढ़ाई ले सकते हैं। अगर आपके घर में कोई छोटे भाई बहन है, कोई 6 में है, कोई 5th में है, तो उनकी भी आप पढ़ाई ले सकते हो। मतलब कोरोना का समय है तो फिर सिर्फ खेलो, मोबाइल पे गेम देखो, टीवी देखो, सिर्फ ऐसे ही नहीं करना है आपको पढ़ाई के साथ साथ ऐसे अदर एक्टिविटीज भी आपको करनी चाहिए, जिसके आपके मन को भी फ्रेश लगे और नई नई बातें सीखने का मौका भी आपको मिलता रहे। लेकिन एक बात बहुत अच्छे से ध्यान में रखनी है कि आपको घर पर रहना है, सुरक्षित रहना है, क्योंकि जान है तो जहान है। तो इसीलिए खुद की रक्षा करो, खुद के साथ साथ अपने परिवार वालों की भी आप रक्षा करो। अब हम हिंदी भाषा के बारे में मैं आपको कुछ जानकारी देती हूँ। हिंदी भाषा हमारे लिए पढ़ना बहुत ही जरूरी है, क्योंकि हिंदी हमारी राष्ट्रभाषा है। हमारे भारत देश की राष्ट्रभाषा हिंदी है, और भारत में हिंदी ही ऐसी भाषा है जो कि सबसे ज्यादा, या फिर बहुत सारे लोग हिंदी बोलते हैं। सबसे ज्यादा भाषा बोलने वाली जो भाषा हुई है भारत में, वो सिर्फ हिंदी ही है, क्योंकि हर एक राज्य की अलग अलग उसकी जो मातृभाषा है वो है ही। जैसे कि महाराष्ट्र की मराठी है, गुजरात की गुजराती है, पंजाब की पंजाबी है। लेकिन अगर हमें दूसरे राज्य के व्यक्ति के साथ अगर हमें बातचीत करनी है, ये तो संभव नहीं है कि सभी लोगों को इंग्लिश अच्छे से आ जाए। बहुत सारे लोगों को आता भी नहीं है इंग्लिश, लेकिन हिंदी के माध्यम से, हिंदी तो बहुत ही इजी भाषा है, किसी को भी आ सकती है। तो हिंदी के माध्यम से ही हम दूसरे राज्य के व्यक्तियों के साथ बातचीत कर सकते हैं। अपने मन के विचार, हमारे जो बहुत अच्छे अच्छे थॉट्स है, हम दूसरों को बता सकते हैं हिंदी के जरिए ही। तो हिंदी हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण भाषा है। और लेकिन हिंदी किसी भी भाषा का, सिर्फ हिंदी ही नहीं, हिंदी हो, मराठी हो, इंग्लिश हो, किसी भी भाषा का मूल उद्देश्य होता है कि आपको जो उस भाषा को अच्छे से पढ़ना आना चाहिए, उस भाषा में आपको अच्छे से लिखना आना चाहिए,
उस भाषा को आपको समझ में आ जाना चाहिए। तो ये जो सारी बातें होती है ये सबसे महत्वपूर्ण है। तो आपको अगर हिंदी का वाचन डेवलप करना है, वाचन सुधारना है आपको, तो आपको पहले तो हिंदी के टेक्स्ट बुक तो आपको रीड करने ही है, क्योंकि अगर आप बुक्स रीड करोगे, लेसन रीड करोगे, तभी आपको उस लेसन में क्या है ये समझ में आ जाता है। इसके साथ साथ ही आप उस भाषा को बहुत अच्छे से समझ सकते हो। तो पहले आपको वाचन करना है, पुस्तकों का वाचन करना है, सिर्फ टेक्स्ट बुक ही नहीं। बहुत सारी हिंदी के बहुत अच्छे लेखक हैं, बहुत अच्छे कवि है, जैसे कि हरिवंश राय बच्चन जी है, हिंदी के महादेवी वर्मा जी है, ऐसे बहुत, प्रेमचंद, मुंशी प्रेमचंद, उनके तो बहुत अच्छे से उपन्यास है, जैसे कि गोदान है, बहुत अच्छे उपन्यास है उनके। तो आप हिंदी के कहानियों के बुक्स पढ़ सकते हो, उपन्यास पढ़ सकते हो। हमारे लाइब्रेरी में भी बहुत अच्छे अच्छे बुक्स है हिंदी की, कविता है उसमें, कुछ कहानियां है, कुछ उपन्यास भी है। तो ऐसे बहुत अच्छे लेखकों की आप पुस्तकें पढ़ सकते हो। या फिर हिंदी का वाचन सुधारने के लिए आप हिंदी समाचार पत्र भी होते हैं, उनको भी आप पढ़ सकते हो। इससे क्या होगा, हिंदी समाचार पत्र पढ़ने से एक तो आपको हिंदी के जो शब्द संग्रह है, बहुत नए नए शब्द जो कि हमने सुने नहीं है हमारे डेली रूटीन में, ऐसे शब्द आपको सीखने को मिल जाते हैं। और इसके साथ साथ ही आप जो हमारे आजू बाजू में क्या हो रहा है, देश में विदेश में क्या हो रहा है, उस समाचार पत्र के माध्यम से आपका जनरल नॉलेज भी बढ़ता है, साथ साथ हिंदी का नॉलेज भी बढ़ता है, हिंदी विषय भी आपका बहुत अच्छे से हो जाता है। तो हिंदी का वाचन सुधारने के लिए हमें क्या क्या कर सकते हैं, हमें टेक्स्ट बुक पढ़ने हैं, हमें और कहानियों के बुक्स पढ़ने हैं, उपन्यास पढ़ सकते हैं हम, या फिर हिंदी की मैगजीन भी होती है बहुत अच्छी अच्छी, वो भी हम पढ़ सकते हैं। समाचार पत्र ये तो बहुत अच्छा ऑप्शन है, क्योंकि हमारे आजू बाजू में देश विदेश में क्या हो रहा है ये हमको समझता है। तो हम वाचन सुधारने के लिए सब हम कर सकते हैं। और दूसरी जो बात है लिखने की, बहुत हमारे बच्चे बहुत अच्छे से लिखते भी है, लेकिन कभी कभी कुछ ऐसे शब्द है जो लिखने में प्रॉब्लम आता है, जैसे कि जोड़ शब्द है या फिर बहुत बड़े शब्द होते हैं, वो लिखने के लिए जब बच्चों को प्रॉब्लम आता है, या फिर किसी बच्चों को जो सिंपल शब्द होते हैं वो भी लिखने में कभी कभी प्रॉब्लम आता है। ऐसे नहीं है कि हमेशा ही आता है या फिर प्रॉब्लम ही आता है, लेकिन अगर हमें हिंदी को अगर सुधारना है या फिर लिखने के ढंग को सुधारना है, जैसे कि स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारे होते हैं, तो उसको दूर करने के लिए हमें हर रोज घर में प्रैक्टिस करनी है। एक सेपरेट नोटबुक बनाएंगे हम, और उसको हम क्या करेंगे, रोज 10 लाइन, कौन से भी टेक्स्ट बुक के हो या फिर आपको नहीं अच्छा लगता है, आपको कोई कहानी की अच्छी लगती है, तो उसमें से भी आप 10 लाइन लिख सकते हो इससे। और लेकिन आपको स्पेलिंग याद रखने के लिए, जैसे हम इंग्लिश का याद रखते हैं कि एक शब्द है उसका स्पेलिंग ये है इंग्लिश का, उसी प्रकार से आपको हिंदी में कौन से शब्द को कौन सी मात्रा है, किसको पहली मात्रा है, किसको दूसरी मात्रा है, ये भी आपको ध्यान में रखना है। तो इससे क्या होगा, सिर्फ 3-4 बार आपको याद रखने की जरूरत है, आगे आपको आदत हो जाएगी कि ये शब्द है तो उसको पहली मात्रा है, ये शब्द है उसको दूसरी मात्रा है। ये सारे आदतें लगने से आपका जो स्पेलिंग मिस्टेक्स होती है वो प्रॉब्लम दूर हो जाएगा। और जिनका हस्ताक्षर उतना अच्छा नहीं है उनको भी घर में लिखने की प्रैक्टिस करनी चाहिए। कम से कम आप 1 पेज लिख सकते हो। शुरू में आपको कम स्पीड में लिखना है ताकि आपका हस्ताक्षर या फिर अक्षर बहुत अच्छा आ जाए। आप कम स्पीड में लिख सकते हो शुरू में, और उस तरह से आपको 10 दिन 15 दिन ले लेने चाहिए। उसके बाद में अगर हमें पता चलता है कि हाँ मैं स्लोली लिखता हूँ, बहुत अच्छे से मैं प्रयास कर रहा हूँ अच्छी हैंडराइटिंग निकालने का, तो फिर आपको बाद में आप धीरे धीरे, आपको जब ये कंफर्म हो जाएगी हाँ अब मेरी हैंडराइटिंग पहले से अच्छी आ रही है, तो आपको धीरे धीरे स्पीड बढ़ाना है, क्योंकि एग्जाम में कई बार ऐसे होता है कि हमें समय कम मिल जाता है। तो आपको फिर जब आपको ऐसे लगे कि हैंडराइटिंग अब हमारी अच्छी है, तो हम आगे थोड़ा थोड़ा स्पीड बढ़ाकर आपकी जो हैंडराइटिंग है वो अच्छे से हो सकती है। तो पहले आपको वाचन सुधारना है, जो कि अच्छा है, लेकिन अगर अच्छा हो जाता है तो बहुत अच्छी बात है। वाचन इस तरह से हम सुधार सकते हैं, लिखान में भी सुधारना ला सकते हैं। और हमें
हिंदी में बहुत सारे मुहावरे होते हैं या फिर लोकोक्तियाँ होती है, जो कि हमने लास्ट ईयर 8th स्टैंडर्ड में मुहावरे और लोकोक्तियाँ हमने पढ़ लिया था। अगर हम कहीं निबंध लिखते हैं, अनुच्छेद लेखन करते हैं, तो इसमें अगर हम हिंदी के मुहावरे या फिर लोकोक्तियाँ इनका प्रयोग करें, यूज करें, इनको इस्तेमाल करें, तो बहुत ही सुंदर वो निबंध या फिर अनुच्छेद लेखन हो जाता है। तो ये ऐसी बातें थी जिसके आपका वाचन, हैंडराइटिंग और लिखान सुधार सके। अब मैं आपको बताती हूँ कि 9th स्टैंडर्ड में, जैसे कि 8th स्टैंडर्ड में हमारा वसंत भाग 3 ये किताब थी, और दूसरी जो थी भारत की खोज वो पढ़ने के लिए थी, आपको रीडिंग के लिए। लेकिन अभी 9th स्टैंडर्ड में आपको 2 बुक है जिसकी आपको पढ़ाई करनी है। बहुत अच्छी है, बहुत ही अच्छे अच्छे स्टोरीज है इसमें, बहुत ही अच्छे, जो कि मैंने आपको अप्रैल में पढ़ाया था। बहुत ही अच्छे कविताएं है, दोहे है, कि जिसका मतलब शब्द छोटे होते हैं और मीनिंग बहुत अच्छा होता है, तो ये मीनिंग हमें लेना है। तो ऐसे 2 किताबें हैं। एक तो पहली है स्पर्श भाग 1, और 10th स्टैंडर्ड में फिर स्पर्श भाग 2 हो जाती है। अभी 9th में स्पर्श भाग 1 ये जो किताब है आपकी, उसमें कुल मिलाकर आपके 8 पार्ट है, मतलब लेसन है, और 7 कविताएं है, मतलब पोयम है। और फिर जो दूसरा बुक है संचयन भाग 1, संचयन भाग 2 10th स्टैंडर्ड में है आपको। तो संचयन भाग 1 में भी आपके कुल मिलाकर 6 पार्ट है। तो ऐसी आपकी 2 किताबें हैं, बहुत अच्छी किताबें हैं आपकी। और ये था हमारा टेक्स्ट बुक। और जो हमारा पेपर पैटर्न है, पहले मैं आपको वो बता देती हूँ। पेपर पैटर्न में आपका 80 मार्क्स का पेपर है, जो लास्ट ईयर था वही है। लेकिन इसमें पहला विभाग जो है, मतलब खंड क कहते हैं हम उसको, वो है आपका अपठित गद्य, मतलब अनसीन पैसेज, अपठित पद्य, मतलब अनसीन पोयम, जिसको है 15 मार्क्स, दोनों मिला के है 15 मार्क्स। लेकिन ये लिखते समय बच्चों आपको ये ध्यान में रखना है कि आपको पहले उस गद्यांश को, मतलब उस पैसेज को या फिर उस पोयम को बहुत अच्छे से पहले उसको पढ़ना है और उसको समझ लेना है कि उस पैसेज के जरिए उस लेखक को क्या कहना था, या फिर इस पैसेज का मूल विषय क्या है, ये आपको पहले समझ लेना है। उस पैसेज का मूल अर्थ क्या है, ये आपको समझ लेना है। फिर इसके बाद में आप प्रश्न पढ़ेंगे, फिर प्रश्नों के अनुसार आपको उत्तर चूज करके लिखने हैं। सबसे पहले आपको उस गद्यांश को या पद्यांश को सावधानी पूर्वक पढ़ना है। और अगर फिर इसके बाद में आपको जो बहुत महत्वपूर्ण लगे उसको आप रेखांकित भी, मतलब अंडरलाइन भी कर सकते हो, सिर्फ पेंसिल से। बाद में आपको उसको इरेज भी करना है। लेकिन प्रश्न पढ़ते समय बहुत ही सावधानी पूर्वक पढ़ने हैं, क्योंकि कई बार कंफ्यूजन में डाल देने वाले प्रश्न भी होते हैं। तो आपको प्रश्न पढ़ने हैं, फिर उसके अनुसार जो उत्तर पैसेज में ही दिया हुआ होता है वो आपको लिखना होता है, वो चूज करके लिखना है। लेकिन कई बार उसमें थोड़ा सा चेंज, शब्दों में थोड़ा सा चेंज करने की जरूरत होती है, तो वो आपको करनी है। ठीक उसी तरह से पोयम, कविता को भी आपको पहले समझ लेना है, लेकिन जवाब लिखते समय, उत्तर लिखते समय ऐसे के ऐसे उसमें नहीं उतारने हैं, हमें कुछ बदल करके उसमें लिखना होता है। वो तो बहुत ही इजी होता है, लेकिन एक प्रश्न हमेशा होता है कि इस गद्यांश को या फिर इस पद्यांश को उचित शीर्षक दीजिए, मतलब उचित हेडिंग दीजिए। तो हेडिंग देते समय हमें जो शीर्षक, मतलब हेडिंग देते समय मूल विषय से संबंधित होना चाहिए। मतलब उस पैसेज में या फिर पोयम में जो मूल विषय होता है, जिसके ऊपर ज्यादा फोकस किया होता है, उससे संबंधित या फिर उससे मिला जुला ही आपका आंसर आना चाहिए, या फिर शीर्षक उस पैसेज को देना चाहिए। शीर्षक जो होता है वो बहुत ही संक्षिप्त, मतलब छोटा होना चाहिए। जैसे हमारे लेसन के नाम होते हैं ना, छोटे छोटे होते हैं, कोई 2-2 लाइन वाले, 3-3 लाइन वाले, इतने बड़े तो नहीं होते हैं। तो शीर्षक हमें संक्षिप्त देना है और बहुत आकर्षक, जो कि हमें अच्छा लगे, ऐसा शीर्षक देना है। और फिर शीर्षक में जो अनुच्छेद होता है, जो पैसेज होता है, उससे संबंधित सारी बातें उसमें आ जानी चाहिए। मतलब जैसे कि हम लेसन का जो नेम है वो देखते हैं कि वो क्यों दिया गया होता है, वो हम पढ़ाने के बाद आपको समझाते भी है। तो वो क्यों दिया गया होता है, क्योंकि पूरी स्टोरी उसी लेसन के नाम के इर्द गिर्द घूमती रहती है। तो पैसेज में भी कुछ शब्द ऐसे होते हैं, या फिर आपको खुद के मन से भी दे सकते हो कि उसके अनुसार ही आपको, उस शब्द के अनुसार हमारा पूरा पैसेज उसके ही इर्द गिर्द
घूम जाए ऐसा शीर्षक आपको देना है, कविता को भी और उस पैराग्राफ को भी। तो ये था हमारा पहला विभाग, खंड क 15 मार्क्स का होता है ये। फिर दूसरा विभाग होता है जो कि 15 मार्क्स का है, व्याकरण का विभाग, जो कि हमारे व्याकरण में हमने पढ़ लिया है बहुत सारा। इसमें वर्ण विच्छेद है, अनुस्वार है, अनुनासिक है, नुक्ता है, प्रत्यय, उपसर्ग, जो कि हमने लास्ट ईयर पढ़ लिए थे वही है, संधि है, विराम चिन्ह है, ये सब इतना ही है आपको 9th स्टैंडर्ड के ग्रामर में। ये आपको है 15 मार्क्स का। ग्रामर उतना डिफिकल्ट नहीं है आपका। ग्रामर पढ़ते समय सिर्फ ये ध्यान में रखना है कि ग्रामर आपको पहले समझ लेना है। जिस प्रकार से आप मैथ्स समझ लेते हो, फिर एग्जाम में आपको दूसरे एग्जाम्पल आते हैं, फिर आप वो सॉल्व कर देते हो, ठीक उसी प्रकार से हिंदी भाषा में भी पहले आपको ग्रामर को समझ लेना है, फिर उसको हम दूसरे शब्द या फिर दूसरा जो एग्जाम्पल देते हैं उसको आपको सॉल्व करना है। तो पहले ग्रामर को समझना अनिवार्य है। और एग्जाम में ग्रामर के आंसर लिखते समय आपको स्पेलिंग मिस्टेक्स बिल्कुल भी नहीं करने चाहिए, क्योंकि एक अक्षर की वजह से आपके मार्क्स जा सकते हैं। तो आपको ये ध्यान में रखना है। तो ये था दूसरा विभाग, व्याकरण, जिसको थे 15 मार्क्स। तीसरा विभाग है हमारा पाठ्य पुस्तक के ऊपर, टेक्स्ट बुक के क्वेश्चन आंसर्स, जिसको है 25 मार्क्स। लेकिन उसमें ऑब्जेक्टिव नहीं है 9th और 10th स्टैंडर्ड हिंदी को। बड़े क्वेश्चन है, 3 मार्क्स के कुछ होते हैं, कुछ 5 मार्क्स के होते हैं। लेकिन मेरे ख्याल से ऑब्जेक्टिव से ज्यादा, अगर ऑब्जेक्टिव में आपका एक शब्द का या फिर एक लाइन का आंसर हो जाता है, तो अगर एक लाइन आपकी, एक शब्द गलत हो जाता है तो मार्क्स कट जाते हैं। लेकिन इस ब्रॉड क्वेश्चन में 3 मार्क्स से या फिर 5 मार्क्स के क्वेश्चन में अगर आप लेसन को, पहले एक बात ध्यान में रखनी है, जब आपके अध्यापक, जब आपके टीचर आपको पढ़ाते हैं तो उस लेसन को बहुत अच्छे से सुनना है। अगर लेसन आपको समझ में आ जाता है तो आपको उतना लर्न करने की जरूरत नहीं होती है। आप ओन वर्ड्स में, खुद के शब्दों में भी आप लिख सकते हो। तो पहले बात ये करनी है, अगर उस जो विभाग है, तीसरा विभाग के आपको 25 मार्क्स लाने हैं, और लाते भी है कई सारे बच्चे, लेकिन एक बात याद रखनी है कि आपको उस लेसन को अच्छे से पढ़ना है और उस लेसन को समझना है, तभी आप ये क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व कर सकते हो। तो पहले आपको लेसन रीड करना है, जब आपके अध्यापक, टीचर पढ़ाते हैं तो बहुत ध्यान से सुनना है, और उसके बाद में आप क्वेश्चन आंसर्स लर्न कर सकते हो या फिर समझ सकते हो। उसके बाद भी आप एग्जाम के क्वेश्चन आंसर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन इसमें कई बार ऐसे होता है कि एक प्रश्न के अंतर्गत 2 प्रश्न दिए हुए होते हैं। तो पहले हमें प्रश्न पढ़ते समय गड़बड़ नहीं करनी है। हमें पहले प्रश्न को ठीक से पढ़ना है, ठीक से समझ लेना है कि इस प्रश्न के अंतर एक सवाल है या 2 है। अगर 2 है तो आपको 2 पैराग्राफ में दोनों के आंसर सेपरेट लिखने होते हैं। अगर एक है तो आप लिख सकते हो एक बड़े पैराग्राफ में, लेकिन आपको 3 मार्क्स के लिए कम से कम 9-10 लाइन तो लिखनी चाहिए। लेकिन मूल विषय या फिर जो प्रश्न जो पूछा गया हो उससे संबंधित ही उत्तर होना चाहिए। तो इस तरह से आप जो 25 मार्क का विभाग है टेक्स्ट बुक, उसके ऊपर ज्यादा जोर दिया है, टेक्स्ट बुक के ऊपर, क्योंकि 25 मार्क्स है तो आप उसको सॉल्व कर सकते हो। कविता का भी सेम वैसे ही है। कविता आपको समझ में आ जाती है, उसका जो भावार्थ है या फिर जो सारांश है पूरी कविता का वो समझ में आ जाता है, तो आप उसके भी आंसर्स बहुत अच्छे से लिख सकते हो। और मैं पाठ या फिर कविता पढ़ाने के बाद लास्ट में पूरा सारांश, पहले से कविता का सारांश बता भी देती हूँ। वो भी अगर आप अच्छे से सुनते हो तो भी आप कविता के सारे प्रश्न उत्तर सॉल्व कर सकते हो। लेकिन हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स कम करनी है, क्योंकि कई बार हम लिखते तो बहुत सारा है, हिंदी का बहुत सारे पेपर भरे भरे हुए मिलते हैं हमें, लेकिन स्पेलिंग मिस्टेक्स हमारे हो जाते हैं। तो हमें स्पेलिंग मिस्टेक्स नहीं करनी है। तो स्पेलिंग मिस्टेक्स न हो इसलिए हमें जो शब्द हमारे गलत होते हैं उस शब्दों को हम पेपर में या फिर नोटबुक में हम देते हैं गलत सर्कल करके, तो उसको हम 10 बार लिखेंगे, फिर हमारी प्रैक्टिस हो जाएगी, हाँ, कि इस शब्द को हम इस तरह से लिखना है। या फिर आप खुद भी घर पर प्रैक्टिस कर सकते हो, जो कि लेसन में जोड़ शब्द है या फिर कठिन शब्द है, उनकी आप घर में प्रैक्टिस कर सकते हो 10-10 बार लिखकर। तो इस प्रकार से हमें ये याद रखना है कि हमारे स्पेलिंग मिस्टेक्स ना हो, कि कौन से शब्द को कौन सी मात्रा ये है। ये अगर 2-3 बार याद रखेंगे तो आगे हम अच्छे से लिख सकते हैं। उसमें कुछ बड़ी कठिनाई नहीं आती है। जोड़ शब्द का भी वैसे ही करना है, प्रैक्टिस करेंगे तो हमारी गलतियां बहुत कम होंगी।
तो ये था हमारा 25 मार्क्स का विभाग, जो कि था पाठ्य पुस्तक पर आधारित। अब लास्ट वाला जो विभाग है 25 मार्क्स का, वो है रचना विभाग, मतलब क्रिएटिव राइटिंग। क्रिएटिव राइटिंग भी बहुत इजी है, क्योंकि आपको उसमें लर्न करना नहीं होता है, आपको सिर्फ समझना है। क्रिएटिव राइटिंग मतलब टोटल आपको है 25 मार्क्स, उसमें से है वहां पर पत्र लेखन, वहां उसको है 5 मार्क्स, अनुच्छेद लेखन को 5 मार्क्स, चित्र वर्णन को 5, संवाद लेखन को 5 और विज्ञापन लेखन को 5, ऐसे कुल मिला के आपके होते हैं 25 मार्क्स। तो पत्र लेखन बहुत इजी है, क्योंकि शायद आप 3rd या फिर 4th स्टैंडर्ड से पत्र लेखन लिखते आ रहे हो, और इस साल भी हमें अनौपचारिक पत्र है, मतलब फैमिलियर पत्र, जो कि बहुत इजी होता है। हम हमारे घर वालों को, रिश्तेदारों को या फिर हमारे दोस्तों को ये पत्र लेखन या फिर पत्र हम लिखते हैं। लेकिन पत्र लेखन लिखते समय हमें सावधानी बरतनी चाहिए कि पत्र लेखन लिखते समय हमें पता ठीक से लिखना चाहिए। पते की शुरुआत जब हम करते हैं तो छोटी चीज से लेकर बड़ी चीज तक, मतलब आपका पहले फ्लैट नंबर, फिर आपके सोसाइटी का नाम, फिर एरिया का नाम, फिर शहर का नाम, फिर पिन कोड, फिर नीचे हम दिनांक लिखते हैं। और दिनांक लिखते समय जो डेट होती है, आज की डेट होती है, वो उसको हम अंक में लिखते हैं। और जो मंथ होता है, मान लो जनवरी महीना है तो उसको अक्षरों में लिखना है जनवरी। फिर जो ईयर है उसको हम अंक में लिखते हैं। तो पते को मार्क्स होते हैं, तो पता लिखते समय अच्छे से लिखना है। और बहुत इजी है, क्रिएटिव राइटिंग के मार्क्स आपके हक के होते हैं अगर आप अच्छे से लिखते हो तो, क्योंकि आपको सिर्फ समझना है, लर्न करने जैसी कोई बड़ी चीज उसमें नहीं होती है। और पत्र लेखन में जो आपको जो मूल टॉपिक दिया है, जो मूल विषय दिया है आपको, जिसके ऊपर पत्र लिखना है, उसके ऊपर ज्यादा हमें लिखना है। कई बार मैंने बच्चों का देखा है कि मान लो किसी को एग्जाम में 1st नंबर आ गया तो उसको शुभकामनाएं देनी है, शुभेच्छा देनी है, तो 1-2 लाइन आपको, बहुत सारी शुभकामनाएं, बहुत शुभेच्छा, आपको 1-2 लाइन हो गया पत्र। ऐसे नहीं करना है हमें। हमें ये पहले तय करना है कि मतलब पहले प्रश्न ठीक से पढ़ना है। और अगर उसको कुछ शुभेच्छा पत्र है, शुभेच्छा पत्र एक है आपको, और दूसरा पत्र हो व्यक्तिगत पत्र, जो कि पर्सनल पत्र, कुछ हालचाल पूछने के लिए, ऐसे कुछ व्यक्तिगत कामों के लिए, पर्सनल कामों के लिए वो होता है। तो शुभेच्छा पत्र तो एक है ही आपका। तो उसमें आपको, शुभेच्छा पत्र में आप ये कर सकते हो कि उसको शुभेच्छा तो देनी है, इसके ऊपर आपको एक फुल पैराग्राफ लिखना है। फिर दूसरा पैराग्राफ आपका आएगा जो औपचारिकताएं होती है, मतलब जो फॉर्मेलिटीज, जैसे कि हम किसी दोस्त के साथ या फिर किसी रिश्तेदार के घर में जाते हैं, तो जो फॉर्मेलिटीज की कैसा है, सब घर में ठीक है ना, या फिर बड़ों को प्रणाम वगैरह, ऐसे जो फॉर्मेलिटीज करते हैं हम। मान लो अगर आप आपके मम्मी को पत्र लिख रहे हो, मम्मी आपकी दूर है, तो पिताजी को प्रणाम कहना या फिर दादा दादी को प्रणाम कहना, ऐसे जो फॉर्मेलिटीज होती है, या फिर छोटों को मेरी तरफ से प्यार देना, ऐसी फॉर्मेलिटीज का एक पैराग्राफ, और जो मेन विषय है उसका एक पैराग्राफ, ऐसे 2-3 पैराग्राफ में आप पत्र लेखन कर सकते हो। और फिर नीचे अगर आप किसी बड़ों को लिखते हो तो